बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब 3 मैचेस ओडीआई मैचेस की सीरीज़ है इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। गुज़िश्ता सीरीज़ पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम की और ये 3-0 करने की एक अप्रोच लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त मौजूद है। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे हैं। टॉस हुआ आज जो कि श्रीलंका ने जीता और श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि अपेरेंटली ये फैसला उनके हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 152 फॉर 4 आज जिसमें बड़े बड़े नाम जो हैं वो अर्ली अपनी विकेट गंवा बैठे। साइम अयूब सिर्फ 6 रन पर आउट हो गए। फखर जमान ने थोड़ी सी मजामत की, 32 रन की इनिंग्स खेली। इसके बाद बाबर आजम आए और हमेशा की तरह स्पिनर के हाथों बाबर आजम जो है वो आउट हो गए। 29 रन पर हसरंगा ने उन्हें बोल्ड किया। उसके बाद मोहम्मद रिजवान आए, वो भी हसरंगा के हाथों जो है वो एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन की राह लेते बने 5 रन पर। और इस वक्त सलमान लियागा और हुसैन तल्ला। सलमान लियागा 41 रन की इनिंग्स खेले हैं। सलमान जब कप्तान नहीं होते तब तक बेहतर परफॉर्म करते हैं। हमने पिछली सीरीज में भी देखा आगा ने अच्छा परफॉर्म किया। आज भी 41 रन की इनिंग्स इस वक्त खेलकर क्रीज पर मौजूद है। हुसैन तल्लत उनके साथ मौजूद है 28 रन पर। लेट्स सी ये टारगेट कितना होता है। 153 फॉर 4 है पाकिस्तान। अगर तो 50 ओवर कंप्लीट खेलने में पाकिस्तान कामयाब होता है तो डेफिनेटली इट शुड बी 280-290 का टारगेट जो है पाकिस्तान इजीली दे सकता है श्रीलंका को। कंडीशंस कैसी हैं, किसकी फेवर में जाएगा, ड्यू का फैक्टर होगा पिंडी में डेफिनेटली होगा और ये सारी सूरत को देखते हुए ये जो फैसला किया गया इस पर बात करनी। सेकंड ये जी शाहीन शाह अफरीदी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल की थी उन्होंने शाम के टाइम। उन्होंने कहा कि जनाब रिजवान को जो कप्तानी से हटाया नहीं गया। रिजवान ने खुद स्टेप डाउन किया कप्तानी से और मैंने कप्तानी लेने से पहले रिजवान से बातचीत की। रिजवान को बताया कि रिजवान जी मुझे कप्तान बनाया जा रहा है, आप इजी है। उन्होंने कहा कि मैं इजी हूँ, ये मेरी रेंज से बाहर है, तो आप जो है ना आपकी रेंज में आ गए हैं तो अब आप कर लें। उसके बाद उन्होंने बाबर आजम के हवाले से कुछ गुफ्तगू की कि बाबर टीम का एसेट है, पाकिस्तान का एसेट है और बाबर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे T20 में बाबर की शमूलियत हुई है। इसके साथ साथ एक और शमूलियत होने जा रही है और वो है जी शादाब खान की। माइक हैसन ने कह दिया कि शादाब खान कम बैक करेंगे T20 सीरीज़ में। कुछ ना करके बाहर होते हैं, कुछ ना करके वापस आते हैं। ये चल क्या रहा है सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अहमद साहब, प्लेइंग 11 आज जिसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं, आपके फियार अहमद जो है उनको बाहर कर दिया गया है और हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, फ़हीम अशरफ इन लोगों पर टोटली डिपेंडेंट है। उधर से हसरंगा ने 3 आउट कर दिए हैं। ये क्या सोच के आज फिर वही हमारा मसला हुआ कि हम विकेट को सही तरह से रीड नहीं कर पाए, क्या लगता है? देखें, हमारा तो जाहिर है वो प्लेयर ही फेवरेट होगा जो परफॉर्म करेगा और पाकिस्तान को जितवाएगा। तो फेवरेट जो है वो बनते रहते हैं और उसके साथ साथ फैंस जो है वो भी इवॉल्व करते हैं, तब्दील होते रहते हैं फेवरेट्स भी। लेकिन जाहिर है कि वो प्लेयर जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हों, जो टीम की जीत में रोल प्ले करते हों, वो फ़ैन फेवरेट रहते ही हैं। फ़ैन फेवरेट की अगर आप बात कर रहे हैं तो कल के शो में आपको याद होगा कि हमने ये बात कर दी थी जिस तरह शादाब खान के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो फिट हो रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं प्रैक्टिस के अंदर, ट्रेनिंग करना शुरू हो गए हैं, उस तरह आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान की टीम में कंसिस्टेंटली किसी भी स्पिनर को चांस नहीं दिया जा रहा है। वो सुफियान मुकीम हो, वो अबरार अहमद हो, कोई भी इनमें से इस्टेब्लिश स्पिनर के तौर पर। हालांकि शादाब खान तकरीबन 1 साल टीम से बाहर रहे हैं। 2024 नवंबर में डेब्यू होता है सुफियान का और अबरार अहमद का। उस वक्त से लेकर अब तक इन दोनों में से किसी एक को भी कंसिस्टेंटली T20 ODI किसी भी फॉर्मेट में एडजस्ट नहीं होने दिया जा रहा। यहाँ तक कि अबरार को टेस्ट मैच से भी ड्रॉप कर दिया गया था जबकि शादाब खान टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब नवाजने पर आता है तो जाहिर है कि वो उसमें फिर कोई मेरिट और डीमेरिट नहीं होता है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती हैं, उसमें कोई रूल्स नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ एक ही रूल होता है कि आप यस सर कहने वाले हों या फिर आप उस फ्रेंचाइज का हिस्सा हों जिस फ्रेंचाइज की डोमिनेंसी नजर आती है आपको पाकिस्तान क्रिकेट की हायरार्की में। और इस वक्त आप जानते हैं कौन सी वो फ्रेंचाइज है जिसकी डोमिनेंसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमें नजर आ रही है। तो शादाब खान अच्छी बात है कि वो फिट होकर आ गए हैं, वो अब बॉलिंग करना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान के वो एसेट हैं, उन्होंने बहुत से मैचेस जितवाए भी हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, दुनिया में कोई भी क्रिकेट बोर्ड, दुनिया में कोई भी क्रिकेट टीम, चाहे वो टेस्ट खेलने वाले नेशंस हो, चाहे वो फुल मेंबर के अलावा जो नीचे वाले, आपने आज तक कभी सुना है कि इस तरह कमबैक हुआ है किसी प्लेयर का कि वो फिटनेस की वजह से बाहर हुआ, उसके बाद वो आया, उसने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में आके 2 स्पेल किए और अगले दिन कप्तान ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि हम शादाब खान को टीम में वापस ला रहे हैं। कौन सी परफॉर्मेंस है, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है, कौन सी ऐसे चलें जब आपने उनको टीम से ड्रॉप किया था उस वक्त कौन सी ऐसी उन्होंने, उसके बाद जब वो टीम में वापस आया उस वक्त कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस थी। वो जो कायदम ट्रॉफी में उन्हें एक मैच में 5 आउट किए थे, वो भी अगर विकेटें आप निकाल कर देखें वो सारी विकेटें ऐसी हैं जिनमें बैट्समैन शॉट मारते हुए आउट हुए, जबकि 4 डे क्रिकेट में ये बहुत कम होता है। तो शादाब खान अनफॉर्चुनेटली उनका जो बॉलिंग का लेवल था जब वो आए थे तो पाकिस्तान टीम में, इंजरी के बाद शादाब खान वो शादाब खान हमें नजर नहीं आए हैं।
और वो किसी भी फॉर्मेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, वो ओडीआई हो, वो T20 हो, शादाब खान हमें बिलो पार ही नजर आए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इस वक्त हार जीत मैटर नहीं करती है। मैं बहुत ब्लंटली ये बात करने लगा, वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त हार जीत मैटर नहीं करती है। मैटर ये करती है कि कौन से प्लेयर खिलाने हैं और कौन से प्लेयर नहीं खिलाने हैं। रिजल्ट जो मर्जी आए, टीम जाए भाड़ में, पाकिस्तान के साथ जो हमारे फैंस की एफिलिएशन है वो जाए भाड़ में। ये 4-5-7 लड़के हैं जो हर हाल में खेलेंगे और यही करने के लिए अबरार अहमद को आज टीम से ड्रॉप किया, जबकि उन्होंने पिछले मैच में 4 आउट किए, उससे पिछले मैच में उन्होंने 3 आउट किए, पिछले 4 जब ओडीआई मैच खेले हैं उसमें उन्होंने 10 आउट किए हैं। और आपको याद होगा कि जो दुबई में मैच हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, उसमें वो सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे, 28 रन दिए थे उन्होंने 10 ओवरों में सिर्फ। और शुभमन गिल की एक बहुत मशहूर विकेट भी उन्होंने हासिल की है, जो जिसकी सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। आप पूरे अगर निकाल कर देखें ना, अब ये स्टैट्स की बात करते हैं ना, मैं ये स्टैट्स इसलिए बताता हूँ बार बार कि ये आके हमें ये धोखा देने की कोशिश ना करें जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर देते हैं। भाई अगर स्टैट्स की बात आप करते हैं ना, 13 मैच खेले हैं, 25 आउट के शादाब खान ने, अबरार अहमद ने ओडीआई में, 4.4 का उसका इकोनॉमी रेट है, 21 की उसकी बॉलिंग एवरेज है ओडीआई क्रिकेट में एक साल में। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा स्टैट आपको नजर आ रहा है जो कमजोर है? कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जहां पर आपको ये लगता है कि इस मॉडर्न डे, सो कॉल्ड मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको आप कहते हैं, उसमें 4.47 की इकोनॉमी है उसकी ओडीआई क्रिकेट में, 21 के एवरेज से वो विकेट ले रहा है। रिसेंट परफॉर्मेंस आउट क्लास है, और रिसेंट परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका की टीम, कोई जिम्बाब्वे या बांग्लादेश नहीं आई हुई थी जिनके खिलाफ शादाब खान मुझे याद है एशिया कप हुआ था, उसमें हांगकांग के खिलाफ उन्होंने प्लेयर आउट किए थे। और उसके बाद यहाँ पर बैठ के लोग ये बात करते थे कि शादाब ने जस्टिफाई कर दिया है अपनी टीम में वापसी को, टीम में पोजीशन जो है वो उनकी पक्की हो गई है। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन अफरीदी ने अबरार के बारे में कुछ नहीं कहा। जिस तरह से अगर स्टैट्स की बात करें तो 4-1 में है, 3-1 में है, उससे पहले परफॉर्मेंसेज हैं, तो ऑन व्हाट बेसिस क्या समझते हैं कि उनका ये कहना था कि यहाँ पर स्पिनर को हेल्प नहीं मिलेगी, इस वजह से अबरार को बाहर किया? देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कोई मतलब कौम के सामने हकाइक थोड़े रखने आए थे। वो तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों को उस सवाल को जो है वो उस तरह से डील करने के लिए आया जिस तरह से पीछे से बताया गया है। आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी उस तरह कप्तान है जो खड़े हो सकें? आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी अपनी मर्जी की टीम बनाने के काबिल हैं? शाहीन शाह ने 4 मैचों में कप्तानी किया, चौथा स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया, कोई एक स्क्वाड बताएं जो सेम हो। हर मैच में उनकी तब्दीली होती है। और आपके ख्याल में क्या शाहीन अफरीदी को इतना मतलब उनका 4 मैचों में ही कप्तानी करने के बाद इतना कैलिबर डेवलप हो गया कि उन्हें पता हो गया मुझे क्या तब्दीलियां चाहिए? तो ये फैसले कहीं और हो रहे हैं, और जहां ये फैसले हो रहे हैं ना, उन्होंने आज भी जस्टिफाई कर दिया है अबरार अहमद को कि अबरार अहमद तबीयत में खराबी की वजह से टीम से बाहर हैं। कोई मेडिकल रिपोर्ट दिखाए ना, कोई ऐसी किसी डॉक्टर ने उन्हें कहा हो कि भाई तुम रेस्ट कर लो। इस तरह ही होता है ना प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के अंदर, प्लेयर्स को दिखाना होता है ना आपको, कि आगे बताना होता है कि ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, या पीसीबी, चलो और तो पीसीबी हर चीज शेयर कर देता है दुनिया के सामने, कोई छोटी सी एक इस तरह की प्रेस ब्रीफिंग बना के बता देता पीसीबी, लेकिन सिर्फ एक जो है वो बात कहलवा दी गई कि अबरार अहमद जो है बीमार हैं और वो टीम से बाहर हैं। अबरार को भी इस बात का पता नहीं होगा कि मैं बीमार हूं। ठीक है जी, मुझे एक ब्रेक के बाद वापस आते तो जो इस वक्त करंटली मैच चल रहा है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, 171 पर 4 खिलाड़ी आउट हैं, 48 पर सलमान अली आगा इस वक्त खेल रहे हैं। इस प्लेमैन 11 को मजीद डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज, जिसका पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। 94 रन की पार्टनरशिप हो गई है सलमान अली आगा और हुसैन तलत के दरमियान। 45 रन पर हुसैन तलत, जबकि 59 रन की इनिंग्स खेल चुके हैं इस वक्त सलमान अली आगा। कंडीशंस किसकी फेवर में है? अहमद सईद साहब, क्या लगता है अभी तक जो पेस रिपोर्ट हमने देखी है उसके बाद कंडीशंस, और अभी 39 ओवर कंप्लीट हो गए, 190 रन हैं, तो सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर तो पिंडी में होगा जिस तरह का मौसम चल रहा है, तो पाकिस्तान को खासी मुश्किलात पेश आ सकती वैसे। जी देखें, ड्यू का यहाँ तक ताल्लुक है तो दोनों कप्तानों ने अपनी जो टॉस के वक्त गुफ्तगू की है उसमें दोनों कप्तानों ने तज़किरा किया है इसका कि हम इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं अगर हम टॉस जीते। लकीली जो मेहमान कप्तान है श्रीलंका, वो टॉस जीतने में कामयाब हो गए और उनको जो है वो उसका एडवांटेज मिला। अब जो पेज जिसके ऊपर पाकिस्तान ने आगाज़ किया, मुझे तो ये लग रहा था कि शायद ये इतने क्लूलेस हैं कि इन्होंने कभी पिंडी के ऊपर बैटिंग नहीं की, या पता नहीं पिंडी के पिच को देखा नहीं है, क्योंकि जब साइम अयूब आउट हुए तो उसके बाद आपने देखा कि 21 बॉल्स तक पाकिस्तान ने एक भी रन नहीं बनाया। 3 कंसेक्यूटिव मिडन ओवर्स गए, यानी बाउंड्री तो दूर की बात, सिंगल भी नहीं हो पा रही थी। तो 22वें गेंद के ऊपर जाकर जो है वो सिंगल हुई। तो ये तो उस टीम का हाल होता है जो बिल्कुल ही क्लूलेस हो, जिसे ना पता हो कि क्या हो रहा है पिच के ऊपर। अगर तो पिच देखी हो तो आप उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी, कोई ना कोई प्लान लेकर आते हैं, यार ये पिच इस तरह का दिख रहा है, इस पे हमें इस तरह बैटिंग करनी है। लेकिन लग ये रहा था कि वो जो क्वेश्चन पेपर है ना, उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर किसी ने तवज्जो दी ही नहीं है, वो क्वेश्चन पढ़े ही नहीं हुए। तो जब क्वेश्चन नहीं पढ़े हुए तो उसके जवाब कहाँ से आएंगे?
इस पिच का अगर हम बिहेवियर देखें तो ये ज़रा टू पेस पिच लग रहा था, इसमें कहीं ना कहीं हमें वेरिएबल बाउंस नजर आ रहा था, एक बॉल जो है वो तेज आता था, अगला बॉल रुक कर आता था, तो बैटर्स के लिए डिफिकल्टी तो यहाँ पर थी। और ये जो टू पेस पिच होती है इसमें आमतौर पर इस किस्म की कंडीशंस होती हैं कि सम टाइम बॉल जिप करता है, सम टाइम बॉल जो है वो पड़ने के बाद थोड़ा नीचे रह जाता है। जिस तरह फ़खर जमान का अगर आप विकेट देखें, हालांकि उस ओवर की पहली गेंद पर वो छक्का लगा भी चुके थे, फिर वो निकल कर मारने की कोशिश की उन्होंने और बॉल जो है वो उनके बैट से नीचे। तो यहाँ पर जरा ठहर कर वक्त लेकर खेलना होता है। और ये एक ऐसा पिच है कि जिसके ऊपर मैं तो ये कहूंगा कि जो बैट्समैन सेट होकर आउट हो रहा है वो ज्यादा बड़ा क्राइम कर रहा है, क्योंकि जब अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, जब आपको बाउंस का अंदाजा नहीं हो रहा, पिच के बिहेवियर का अंदाजा नहीं हो रहा, तो ऐसा हो सकता है, इसका परसेंटेज ज्यादा है कि बैट्समैन आए और वो पहली 10-15 बॉल में किसी एक बॉल के ऊपर डिसीव हो जाए, क्योंकि वो नया आया, अभी वो कंडीशन का उसको पता नहीं है। लेकिन जो बैट्समैन यहाँ पर सेट हो चुके हैं वो अगर आप देखें तो अपनी गलती की वजह से विकेट दी है फ़खर ज़मान ने, वरना जिस तरह की वहाँ पर डेवलप हो रही थी पार्टनरशिप बाबर आजम और फ़खर ज़मान की, वो अगर वहाँ डेवलप हो जाती तो पाकिस्तान को शायद आसानी हो जाती 270 प्लस रन करने में। इस पिच के ऊपर पाकिस्तान 270 प्लस रन अगर बनाने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान एक अच्छा टोटल होगा इस पिच के ऊपर, प्रोवाइडेड दैट कि हम अच्छी बॉलिंग भी करें, वरना तो कोई भी टोटल हो जाए वो डिफेंड नहीं होता और ड्यू का फैक्टर भी यहाँ पर ज़ाहिर होगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगेन वही आपसे जो है वो बात करना चाहता हूँ कि कितनी ज्यादा हमारे अंदर यूं कह लीजिए कि सिलेक्शन के अंदर हमें लूप होल नजर आते हैं। इस पिच के ऊपर अगर अबरार अहमद थोड़े बहुत हल्के फुल्के बीमार भी थे ना, तो भी उनसे रिक्वेस्ट करके 4-5 ओवर फेंकवाए जा सकते थे, क्योंकि अगर आपने हसरंगा का स्पेल देखा हो इस पिच के ऊपर, ऑलमोस्ट सिमिलर बॉलर हैं हसरंगा अबरार अहमद की तरह के, उनका अगर आपने स्पेल यहाँ पर आकर देखा हो तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी कप्तान हो तो वो अबरार जैसे बॉलर को इस पिच के ऊपर ड्रॉप करे, क्योंकि हसरंगा तो अच्छा खासा तंग कर रहे हैं। ऑल्दो उनको 51 रन लग चुके हैं, लेकिन 3 खिलाड़ी को आउट किया, 9.4 ओवर्स इस वक्त करवा चुके हैं और अभी भी एक बड़ी क्लोज कॉल थी, वो तो उनके पास रिव्यू नहीं बचा, अदरवाइज सलमान आगा शुरू में ही पाकिस्तान का 104-105 जब रन हुआ था, चौथे विकेट गिरने के बाद ही एक बॉल पैड के ऊपर आकर लगा था, तो वो बिल्कुल प्लम था। कमेंटेटर भी इसके ऊपर कह रहे थे कि इसके ऊपर जो है वो उंगली खड़ी ना करना, अंपायर ने थोड़ी बहुत यहाँ पर फेवर दे दिया बैट्समैन को। तो जो 2 रिव्यू बर्न कर चुकी है श्रीलंका की टीम, इस वक्त वो पाकिस्तान के हक में थोड़े फायदेमंद साबित हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो प्लेइंग 11 है इसमें तब्दीली की गई, हमने बात कर ली इब्रार अहमद को बाहर निकालने की। ये जो हारिस रऊफ की इंक्लूजन हुई, आपने कहा कि इसको पिच को फास्ट बॉलर की भी मदद को मिलेगी, स्पिनर को मिलेगी, तो हारिस रऊफ की जो इंक्लूजन हुई है, ऑल्दो वो पिछले सीरीज़ के आखिरी मैच में वो भी खेले थे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, उनको फिर इस पे ला दिया। एक तो शायद उनका होम ग्राउंड है, क्राउड उनकी वजह से शायद आ जाए कि हारिस रऊफ को हम देखने जाएंगे, तो एक रीज़न ये भी हो सकती है। दूसरा ये कि क्या अभी तक 40 ओवर हो चुके हैं, डू यू थिंक कि हारिस को यहाँ पर मदद मिलेगी? देखें, सबसे पहले मैं अगेन वही बात करूंगा, अगर तो पिच इन्होंने देखी है, ये पिच को इन्होंने रीड किया है, तो फिर जो डबल पेस पिच होती है ना, उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ पैचेस होते हैं, पैची सरफेस होती है, जिसकी वजह से बाउंस जो है उसमें वेरिएबिलिटी हमें नजर आती है। समटाइम्स ये होता है कि उसमें जो मॉइस्चर का फैक्टर है वो अनइवन रह जाता है। अब यहाँ बारिश भी हुई है पिछले हफ्ते इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, तो हो सकता है कि वो जो पिच को रोल करने का सिस्टम होता है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें असरअंदाज हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो पिच के मुताबिक सिलेक्शन करनी होती है। पिच देख के तो यही लग रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान एक चूक कर गया है कि पाकिस्तान ने अपने मिस्टर स्पिनर को नहीं खिलाया, उसकी जगह पाकिस्तान ने एक फास्ट बॉलर को खिलाया। हमने यही किया था साउथ अफ्रीका वाले दूसरे टेस्ट मैच में भी, स्पिनर को ड्रॉप करके फास्ट बॉलर को डाल लिया था, जबकि उन्होंने एक स्पिनर और ऐड कर लिया था। तो अब देखना यह है कि दूसरी इनिंग में किस तरह से उसका फायदा उठाते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि उन्होंने ड्यू फैक्टर के तहत ये कहा हो कि बॉल सॉफ्ट हो जाएगा तो पेस से मदद लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन पेस भी तब आएगी। अब हारिस रऊफ के भी वही अगेन हारिस शादाब खान वाला मामला ना, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है, कौन सी ऐसी उनके पास कंट्रोल है बॉल के ऊपर कि वो उन कंडीशंस के अंदर जहां उनको हेल्प ना मिले वहां पर आकर अच्छी बॉलिंग करें। हारिस रऊफ फ्रेंचाइज तो वो वाली है ना, देखें हारिस रऊफ का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि हारिस रऊफ वहीं कामयाब होते हैं जहां उनको पिच में हेल्प मिलता है। हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में विकेट लेते हैं, हारिस रऊफ साउथ अफ्रीका में विकेट लेते हैं, हारिस रऊफ जो अभी पिछला PSL हुआ उसमें पिचेस का बिहेवियर उस तरह से था कि यानी पिंडी में भी इस दफा यूं वो बिल्कुल फ्लैट विकेट्स नहीं बनी, लाहौर की पिच के ऊपर भी जो है वो स्पोर्टिंग विकेट थी, तो बॉलर्स के लिए मदद मौजूद थी। लेकिन आज की अगर यहाँ पर ड्यू पड़ती है और बॉल सॉफ्ट हो जाता है तो फिर सिर्फ जोर लगाने से यहाँ पर विकेट नहीं मिलेंगे, और हारिस रऊफ तो लगाते सिर्फ जोर हैं। कौन सी ऐसी उनकी बॉल जो है वो स्विंग होती है कि जिससे बैट्समैन जो है वो थर थर कांपते हैं, जो उनका एक यूं कह लीजिए कि फेयर फैक्टर था हारिस रऊफ का, वो भी T20 क्रिकेट में था, और हमने उनको T20 क्रिकेट से ODI क्रिकेट में शिफ्ट करके उनका वो वाला फेयर फैक्टर भी खत्म कर दिया है। ODI क्रिकेट में कोई एक मैच हमें याद नहीं है हारिस रऊफ का कि उन्होंने आकर पाकिस्तान को आमतौर पर वो 6 ओवर के बाद आके स्पेल करते हैं, 10 ओवर के बाद ODI क्रिकेट के अंदर 10 ओवर के बाद आके स्पेल करते हैं और फिर डेथ में आके स्पेल करते हैं,
उनकी जो विकेटें होंगी वो सारे डेथ ओवर में ही होंगी। जबकि पाकिस्तान की टीम को ओडीआई क्रिकेट में ये चाहिए होता है हर टीम को कि पार्टनरशिप बिल्ड ना होने दें। उस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए आपको वक्फे वक्फे से विकेट लेनी होती है। हारिस रऊफ उस रोल को निभाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में, जब से उन्हें ओडीआई क्रिकेट खेलनी शुरू की है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी हारिस रऊफ, उम्मीदें तो हैं अल्लाह करे परफॉर्म कर जाएं, लेकिन ये सारा का सारा बर्डन जो है राना फ़हीम अशरफ पे आ जाना है, तो क्या उनके वो कमज़ोर कंधे जो हैं ये सारा भार उठा पाएंगे जिस तरह की कंडीशन है? क्योंकि यहाँ पर मीडियम पेसर शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके अगर तो बॉल रुक कर आएगा। देखें ये वाला पिच, ये आपने ठीक पॉइंट आउट किया, ये वाला पिच जो है सब ज़्यादा सपोर्ट करेगा फ़हीम अशरफ जैसे बॉलर को, जो वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है अपनी पेस के ऊपर। और फ़हीम अशरफ पिछले 2-3 महीने से बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। उनको पिचेस इस तरह की मिल रही हैं कि जहां पर वेरिएशन करने वाला बॉलर जो है वो कामयाब रहता है। स्लोवर वंस बहुत अच्छे करते हैं वो, उसके अलावा ओकेजनल जो स्लो बाउंसर जो मारने होते हैं वो बहुत अच्छा उनका इस्तेमाल करते हैं। उनका बॉल कभी कभार यूं कह लीजिए कि पढ़ के जब खास तौर पर जब एब्रेसिव पिचेस होती हैं तो उनके ऊपर पढ़ के बॉल उनका अंदर भी आता है कभी कभार। तो फ़हीम अशरफ आज की जो डिफेंड करने वाला पाकिस्तान का टारगेट होगा उसमें फ़हीम अशरफ का रोल जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा बातें हैं हसन नवाज की कि हसन नवाज को बाहर किया गया ओडीआई और T20 से भी बाहर किया गया, अब हसन को वापस डोमेस्टिक में भेज देगा। माइक हेसन ने भी कहा कि डोमेस्टिक में इसलिए भेजा है कि वो अपनी बैटिंग में बेहतरी लाएं। शाहीन अफरीदी ने कहा कि बैटिंग पोजीशन पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें तो उनको मजीद पता चले और उनकी परफॉर्मेंस इनहैंस हो। तो क्या जब इनको लाया गया टीम में, जब प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया, तो क्या ये चीज़ें तब क्लियर नहीं थी? हमें नहीं पता था, मैनेजमेंट को नहीं पता था। ये डिस्कस करते एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पहला ओडीआई मैच इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। 227 for 4 और बेहतरीन पार्टनरशिप लग चुकी है सलमान अली आगा और हुसैन तलत के दरमियान। हुसैन तलत इस वक्त 60 रन पर, जबकि सलमान अली आगा 70 रन क्रॉस कर चुके हैं। लेट्स सी ये पार्टनरशिप कितनी बनती है और आगा जो है वो अपनी सेंचुरी करने में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि ओवर इस वक्त अभी पीछे जो बचे हुए वो 7 ओवर्स हैं। लेट्स सी इसमें क्या बनता है। एमसी सब पार्टनरशिप तो बहुत अच्छी लग गई है, कितना 227 क्या एक्सपेक्ट करें कि ये 280 तक जाना चाहिए? डेफिनेटली जाना चाहिए। और फिर इसको डिफेंड करना सेकंड इनिंग में कितना मुश्किल होगा ड्यू को मद्देनजर रखते हुए? देखें सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को ये 2 प्लेयर जो हैं वो इस कंडीशन में लेकर आ गए हैं कि 94 for 4 था पाकिस्तान, आपको अगर याद हो। उसके बाद एक ऐसी पार्टनरशिप बिल्ड हुई और अब हमें ये लग रहा है कि हम 280 प्लस रन जो है वो कर जाएंगे। तो देखें ये जो 50 ओवर क्रिकेट है ये इसी मेथड का नाम है। ये जो रटा लगवाया जाता था ना कि स्ट्राइक रेट और इंटेंट और जाते ही मारना शुरू कर दो और प्लेयर्स को उसकी एबिलिटीज की अगेंस्ट यूज करने। अब इस इनिंग में मुझे बताएं हुसैन तलत और सलमान आगा ने कितनी बाउंड्रीज मारी हैं? 4 चौके मारे हुसैन तलत ने और 4 या 5 मेरा ख्याल चौके मारे होंगे सलमान आगा ने। स्ट्राइक रोटेट करते रहे। पिछले ओवर में जो 14 रन बने हैं उसमें सिर्फ 1 बाउंड्री थी। तो ये मेथड होता है 50 ओवर क्रिकेट खेलने का। और ये मेथड हम पहले भी, मतलब हमारी क्रिकेट में पहले ये काम हुआ करता था, लेकिन जो पिछले 3-4 सालों में यहाँ कल्चर डेवलप हुआ है वो बस ये हुआ है कि प्लेयर वो होगा जो हिट मार सकता है लंबी, जो छक्के या चौके मारकर फिर बैठ के यहाँ पे स्टैट निकाले, गिनते थे कि इसने इतने छक्के मारे, इसने इतने चौके मारे। तो अब बताएं जरा कितने चौके और छक्के लगे हैं? ट्रू क्रिकेट खेल के पाकिस्तान यहाँ तक पहुंचा है। और अब जो कंडीशन है, सबसे पहली बात तो यह है कि इन दोनों प्लेयर्स को अब इस इनिंग को फिनिश भी करना चाहिए, क्योंकि जब नया बैटर यहाँ पर आएगा तो पिच की नेचर ये बता रही है कि उसे यहाँ पर एडजस्ट होने के लिए कुछ वक्त लगेगा, उसमें कुछ बॉल जाए होंगे और अब जाहिर है कि ओवर पीछे कम रह गए हैं। तो सलमान आगा के पास एक अच्छा चांस है कि अपनी सेंचुरी स्कोर करें, पाकिस्तान को एक अच्छा फिनिश दिलाएं। 280 प्लस पर पाकिस्तान अगर पहुंच जाता है तो पाकिस्तान इस मैच को जीतने की पोजीशन में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जरा क्विकली बात कर ली जाए हसन नवाज पर। हसन नवाज को ये कहकर बाहर बैठा दिया गया है कि जनाब डोमेस्टिक में वापस है। आप भी वैसे कहते थे कि ओडीआई में हसन नवाज का कोई काम नहीं है, T20 में ठीक है लग जाते हैं, फ्लूक लग जाते हैं, लेकिन अब उनको कह दिया कि आप प्रॉपर डोमेस्टिक में वापस आएँ और अपनी जो बैटिंग पोजीशन है उस पर काम करें, उस बैटिंग पोजीशन पर खेलें, अपना स्टांस बेहतर करें और ये सारी चीज़ें जो है वो डोमेस्टिक में जाकर करें। लेकिन 2 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कप्तान और कोच की स्टेटमेंट आपस में अलाइन नहीं है। अच्छा, कप्तान साहब कहते हैं कि हमने उन्हें छुट्टियों में भेजा है, उनकी मसरूफियात हैं, बेटे की पैदाइश हुई है, घर में कही है, तो ये अच्छा है कि उनको इस टाइम पर घर ही होना चाहिए। लेकिन आप एक यंगस्टर के माइंडसेट के साथ कर क्या रहे हैं? कप्तान कहता है कि हमने उसको छुट्टियों पर भेजा है, कोच कहता है हमने उसे ड्रॉप किया, और फिर कप्तान ने आकर कहा है कि हमने उसे कहा है उसकी पोजीशन पर खेले। भाई कौन सी पोजीशन? आपने उसको डिफाइन करके दिया उसकी पोजीशन? जब से वो पाकिस्तान की टीम में आया है उसको तो आपने पहले एक सीरीज खिलाई ओपनिंग पे, उसके बाद 5वें पे और फिर 6ठे पे, और फिर 2-4 मैच ऐसे भी आए थे जिसमें उसको आपने बारिंग लेने दी। तो हसन नवाज की जो मेंटल कंडीशन है ना, अब आपने अगर उसकी टेक्निक ठीक भी करनी है ना, उसकी टेक्निक जब तक उसकी मेंटल कैपेसिटी के साथ अलाइन नहीं होगी उस वक्त तक वो क्या परफॉर्म करेगा? फिर आपने उसे जब भेजा काज़म ट्रॉफी में,
को परफॉर्मर बना के दिया उसको कि भाई ये तुम्हारी गलतियां हैं, ये इनको ठीक करके ले आओ। उसके जो परफॉर्मेंस के सारे ग्राफ थे, जो आपके डेटा एनालिस्ट है उन्हें कहे ना निकालें उसके सारे परफॉर्मेंस के जो ग्राफ थे और बताएं कौन सी कंडीशन में किस बॉलर के अगेंस्ट वो फंसता है, किस तरह की उसने प्रैक्टिस करनी है वहां जाके। काज़म ट्रॉफी में जो मैच पहले वो जाकर खेला है उसकी भी हाईलाइट्स निकाल के देखें ना, कोई पता नहीं है बैट कहाँ से आ रहा है, बॉल कहाँ को लग रहा है, कोई मतलब उनका बैलेंस अलाइन नहीं हो रहा, उनके जो कंधे हैं वो बहुत स्ट्रेट हैं, बहुत जकड़े हुए हैं इस तरह से, उनकी हेड पोजीशन कोई पता नहीं है। उनको ये बताएं कि काज़म ट्रॉफी में जाएं और अपना डिफेंस ठीक करें। डिफेंस ठीक होगा तो बाकी टेक्निक्स बेहतर होंगी। लेकिन ये बातें कौन बताएगा उनको, किसने बताई होंगी? माइक हैसन ने तो खुद बैटिंग करके देखी नहीं है कि उसे क्या पता है क्या होता है। तो आपने ये जो भेजा है ट्रॉफी में, अच्छा कि आपने उसको भेज दिया है, लेकिन क्या उसे कोई होमवर्क दिया है आपने और कोई उसे पाथवे दिया है आपने कि ये वाले काम करके आओ, ये टारगेट्स अचीव करके आओ तो तुम पाकिस्तान की टीम में वापस आओगे? आपको तो ये नहीं पता कि वो ड्रॉप हुआ है, छुट्टियों पर गया है। बिल्कुल ठीक जी, लेट्स सी क्या बनता है। इस वक्त जो है वो हुसैन तलत विकेट जो है वो खो चुके हैं, शायद रिव्यू लिया 62 रन पर इस वक्त मौजूद है, 233 पर। अब इस तरह से 5 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे अगर ये रिव्यू उनका नाकाम होता है। लेट्स सी क्या बनता है। इसका जो भी रिजल्ट निकलता है कल के शो में उस पर बात करेंगे। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।